मूवी की शुरुआत डैनियल नाम के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक से होती है, जो हर दिन की तरह अपने घर से थोड़ी दूर बने एक शेड के अंदर मौजूद बंकर में अपनी लैब में काम करने जाता है। वहीं अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे आज एक ऐसी चीज मिलती है जो उसे पूरी तरह हैरान कर देती है। वह तुरंत अपनी इस खोज को लिखना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल और उनकी बेटी पास ही जंगल में शिकार कर रही होती है, लेकिन डैनियल के टेलीस्कोप की हलचल से उनका शिकार खराब हो जाता है। वापस लौटने पर डैनियल अपनी रिसर्च मिशेल को दिखाता है, लेकिन वह नाराज होकर कहती है, बस बहुत हो गया, ये काम हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है। मिशेल अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाती है। उसका मानना है कि जब वह और डैनियल दोनों उस बंकर में बंद रहते हैं तो इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वह डैनियल को याद दिलाती है, तुमने बच्चों से वादा किया था कि वीकेंड पर काम नहीं करोगे, तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए। इसके बाद डैनियल अपने बेटे और बेटी को आर्केड गेम्स खिलाने ले जाता है, लेकिन वह चुपके से दोनों को $20 देकर बिना गेम खेले कुछ देर कार में ही रुकने के लिए मना लेता है और खुद एक आदमी से मिलने चला जाता है। वह आदमी बताता है कि वह रिटायर होने वाला है, इसलिए उसके बाद डैनियल की रिपोर्टों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी वह डैनियल को पसंद करता है। साथ ही उनकी एजेंसी पर मिशेल के पिता मिंग का भी एक एहसान है, इसलिए जाते जाते वह डैनियल का कॉन्ट्रैक्ट अगले 20 साल के लिए बढ़ा देता है। लेकिन वह डैनियल की इस नई खोज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है, जो भी तुम्हें मिला है वह सिर्फ एक गलती है। हम दोनों जानते हैं कि अंतरिक्ष में जीवन होने का कोई सबूत नहीं है। वह डैनियल को उसकी फाइल तक खोलने नहीं देता और बस इतना कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल अपने परिवार की देखभाल करने में करो। इसके बाद डैनियल बच्चों को लेकर घर लौट आता है। रात में वह मिशेल के पिता मिंग को फोन करके कहता है, मुझे कुछ मिला है, लेकिन मिशेल उसकी बात सुनना भी नहीं चाहती। यहीं पता चलता है कि मिशेल अपने पिता मिंग से बात तक नहीं करती, इसलिए जैसे ही मिशेल कमरे में आती है डैनियल तुरंत फोन काट देता है। मिशेल को डैनियल का मिंग से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वह नहीं चाहती कि डैनियल बात करके मिंग को बेवजह यह उम्मीद दे कि वह फिर से इस परिवार का हिस्सा बन सकता है। डैनियल उसे गले लगाकर माफी मांगता है। फिर दोनों साथ बैठकर ड्रिंक पीते हुए बंकर में बिताए पुराने दिन और अपनी खोजों को याद करते हैं। बातों बातों में मिशेल आखिरकार उसकी नई रिसर्च देखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह रिसर्च देखती है वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। डैनियल ने एक एक्सोप्लैनेट खोज निकाला है और उस ग्रह को साफ साफ देखने का अगला मौका सिर्फ 7 मिनट बाद आने वाला होता है। यह सुनते ही दोनों बिना एक पल गंवाए बंकर की ओर दौड़ पड़ते हैं, और जब मिशेल खुद टेलीस्कोप से उस ग्रह को देखती है तो वह भी डैनियल की तरह उत्साहित और हैरान रह जाती है। अगली सुबह दोनों बच्चे बंकर में आते हैं और डैनियल और मिशेल को वहीं साथ सोया हुआ देखते हैं। उनका बेटा फ्रैंक तुरंत समझ जाता है कि उन्हें कोई बड़ी खोज मिली है। बच्चों के पूछने पर दोनों बताते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में जीवन के सबूत खोज लिए हैं और यह सभ्यता शायद इंसानों से भी पहले की है। फ्रैंक हैरानी से पूछता है, आपको यह कैसे पता चला? डैनियल समझाता है कि पृथ्वी से 7.3 लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है, यानी वह अपने तारे से ऐसी सही दूरी पर है जहां जीवन के पनपने के लिए अनुकूल माहौल हो सकता है। साथ ही उस तारे की रोशनी सामान्य से करीब से 75% कम दिखाई दे रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि उसके चारों ओर कोई विशाल संरचना मौजूद है। डैनियल के मुताबिक ये एक डायसन स्फीयर जैसी संरचना है, जिसे सिर्फ बहुत उन्नत सभ्यता ही बना सकती है। यानी उस ग्रह पर रहने वाले जीव साधारण नहीं, बल्कि इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित और उन्नत हैं, जो अपने तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। फ्रैंक उत्साहित होकर पूछता है, क्या हम उन्हें कोई संदेश भेज सकते हैं? डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। लेकिन उनकी बेटी मैडी तुरंत कहती है, मुझे कोई एलियन नहीं चाहिए। यह सुनकर फ्रैंक मजाक में उन एलियंस का नाम 959 एलीट रख देता है, जो उनके इलाके के एरिया कोड पर आधारित होता है। इसके बाद फ्रैंक भी अपने पिता की रिसर्च में मदद करने लगता है। लेकिन तभी मिशेल डैनियल को एक तरफ ले जाकर कहती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। वह समझाती है कि अगर दुनिया को इतनी विकसित एलियन सभ्यता के बारे में पता चला तो लोग घबरा जाएंगे। इंसान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लोग अभी खुद अपनी दुनिया को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। मिशेल की ये बातें डैनियल के दिमाग में पूरी रात घूमती रहती हैं। अपना मन शांत करने के लिए वह देर रात अकेले ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कैफे का ओपन वाईफाई मिल जाता है। वह तुरंत उससे कनेक्ट होकर अपनी पूरी रिसर्च ईमेल के जरिए भेज देता है, लेकिन ईमेल भेजते ही पूरे इलाके की बिजली अचानक गुल हो जाती है। अगले दिन मिशेल और मैडी फिर से जंगल में शिकार करने जाती हैं। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी ड्रोन आकर मंडराने लगता है। उधर बंकर के बाहर भी डैनियल को कोई आवाज सुनाई देती है।
वह बाहर आकर देखता है कि फ्रैंक बिजली जाने के बाद वाईफाई चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ बिजली ही नहीं, पूरा मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो चुका है। उसी समय मिशेल और मैडी भी शेड में पहुंच जाती हैं और वह ड्रोन भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है। जैसे ही ड्रोन वापस लौटने लगता है, मिशेल उस पर गोली चला देती है, लेकिन ड्रोन जंगल में गिरते ही एक सिग्नल भेज देता है और अगले ही पल उनके सामने हजारों ड्रोन आ जाते हैं जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर पूरा परिवार घबराकर घर की ओर भागता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान समेटने लगते हैं। इसी बीच डैनियल एक बड़ा जोखिम उठाकर अपनी सालों की मेहनत वाली रिसर्च लेने के लिए वापस बंकर की ओर दौड़ पड़ता है। उधर मिशेल बच्चों को कार में बैठाकर निकल पड़ती है, जबकि मैडी अपनी बंदूक से ड्रोन पर गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद डैनियल भी बंकर से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है, लेकिन उनके वहां से निकलते ही एक बॉम्बर प्लेन शेड पर बम गिरा देता है। एक ही धमाके में पूरा शेड और उसके अंदर बना बंकर तबाह हो जाता है। ये देखकर पूरा परिवार बुरी तरह हिल जाता है, हालांकि सभी सुरक्षित बच जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर डैनियल सच बता देता है। वह कहता है, मैंने अपनी रिसर्च ईमेल कर दी थी। बच्चों को लगता है कि शायद एलियंस ने उन पर हमला किया है, लेकिन डैनियल समझाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वे लाइट ईयर्स दूर हैं। उसके मुताबिक ये सरकार का काम है जो इस खोज को दुनिया से छिपा कर रखना चाहती है। आखिरकार मिशेल फैसला करती है कि उन्हें उसके पिता मिंग के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही जानते होंगे कि ऐसी स्थिति में सरकार कैसे काम करती है। इसके बाद पूरा परिवार लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। लगातार सफर करने के बाद अगली सुबह सभी को जोरों की भूख लगती है, इसलिए रास्ते में वे एक मोटल पर रुकते हैं जो बंद दिखाई देता है। तभी अंदर से सैम नाम का एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। वह अपनी पोती के साथ रहता है और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। सैम बताता है कि यहाँ भी बिजली नहीं है और सेना ने लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया है। उसका बेटा और बहू भी ब्लैकआउट की वजह से रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि बिजली जाने के बाद सभी पेट्रोल पंपों का ईंधन खत्म हो गया। अब वह जितना हो सके पेट्रोल इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें वापस ला सके। मिशेल उसकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देती है। खाना खाते समय फ्रैंक कहता है, अगर इंटरनेट और फोन बंद हैं तो लोगों को रेडियो का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वह रेडियो चलाता है जिसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। मिशेल भी उस आवाज को ध्यान से सुनती है। इसी दौरान सैम की दूसरी पोती चुपके से उनकी कार से पेट्रोल चुरा लेती है। उसे कार के अंदर रखे 6 और पेट्रोल के कैन भी मिल जाते हैं। खाना खाने के बाद मिशेल और डैनियल वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जाते समय सैम मिशेल को आखिरी बार गले लगाता है और एक बंदूक दिखाकर इशारों में साफ कर देता है कि वे दोबारा यहाँ न लौटें। इसी बीच मैडी बाहर एक कार को देखकर चौंक जाती है। वह बताती है कि उसने इसी कार की विंडशील्ड पर अपने शहर में फ्रैंक के साथ टिक टैक टो खेला था, यानी यही कार पहले भी उनके शहर में थी। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, वही कार उनका पीछा करने लगती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई शुरू से ही उनके पीछे पड़ा है। तभी उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म होने लगता है। मिशेल तुरंत समझ जाती है कि यह सैम की चाल है। उसी ने उनका पेट्रोल चुरवाया और इशारों में बता दिया था कि अब वे उसके पास वापस ना आए। वे किसी तरह कार को एक लंबी सुरंग के अंदर ले जाते हैं, लेकिन पीछा करने वाली कार सुरंग के बाहर ही रुक जाती है। मिशेल समझ जाती है कि वह कार किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि रिमोट से कंट्रोल की जा रही है। अगर वह सुरंग के अंदर आएगी तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा। वे दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक और कार आकर रास्ता बंद कर देती है। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मजबूरी में पूरा परिवार सुरंग के अंदर आग जलाकर बैठ जाता है। मिशेल फ्रैंक से रेडियो चलाने को कहती है। इस बार स्टैटिक नॉइज बिल्कुल सामान्य होती है। तभी मिशेल को एक बात समझ में आती है कि मोटी कंक्रीट की सुरंग की वजह से बाहर के सिग्नल अंदर नहीं आ रहे, यानी रेडियो सिग्नल बंद नहीं हुए, बल्कि किसी ने पूरी दुनिया के रेडियो सिग्नलों को दूसरे सिग्नलों से जाम कर दिया है। तभी मिशेल के दिमाग में एक योजना आती है। वह तुरंत सुरंग के बाहर खड़ी उस कार के पास जाकर उसमें एक मजबूत रस्सी बांध देती है। फिर डैनियल अपनी कार की मदद से उस कार को खींचकर सुरंग के अंदर ले आता है। जैसे ही वह कार सुरंग के अंदर आती है, उसका रिमोट कनेक्शन टूट जाता है। अब रास्ता खुल जाता है और पूरा परिवार आखिरकार सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। रास्ते में वे देखते हैं कि कई लोग सोलर पैनलों के पास अस्थायी कैंप बनाकर रह रहे हैं। उसी दौरान कई ड्रोन भी उनके ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आगे उन्हें एक पेट्रोल पंप मिलता है जहां आउट ऑफ गैस का बोर्ड लगा होता है। फिर भी वे भूमिगत टैंक की जांच करते हैं। उसकी तली में सिर्फ आधा इंच पेट्रोल दिखाई देता है, लेकिन डैनियल हिसाब लगाकर बताता है कि नीचे अभी भी लगभग 35 गैलन पेट्रोल बचा हुआ है। वह कहता है कि अगर टैंक में 35 गैलन पानी डाल दिया जाए तो पानी पेट्रोल से भारी होने की वजह से नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर आ जाएगा।
उसके बाद मशीन से पेट्रोल बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पानी चाहिए होता है। इसलिए वे दरवाजा तोड़कर पास की दुकान के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें पानी के साथ साथ एक सक्शन पंप भी मिल जाता है। वे अपनी योजना के अनुसार पानी टैंक में डालते हैं, फिर सक्शन पंप की मदद से पेट्रोल बाहर निकालकर अपनी कार में भर लेते हैं। इसके बाद उनका सफर एक बार फिर शुरू हो जाता है और वे सीधे मिंग के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिशेल बहुत भावुक होकर डेनियल से कहती है कि जब उसकी मां मर रही थी तब उसके पिता मिंग उसे अकेला छोड़कर एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करने चले गए थे। मिशेल मानती है कि डेनियल भी बिल्कुल उसके पिता जैसा ही है और आज वे जिस मुसीबत में फंसे हैं उसकी वजह भी वही है। हालांकि कुछ देर बाद वह खुद उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। लंबे सफर के बाद आखिरकार वे मिंग के घर पहुंचते हैं। यही मिंग पहली बार अपने नाती नातिन फ्रैंक और मैडी से मिलता है। डेनियल उसे अपनी पूरी रिसर्च दिखाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद मिंग कहता है, तुम्हारा पीछा सरकार नहीं कर रही। फिर वह एक चौंकाने वाला सच बताता है। लगभग 7 साल पहले कुछ इंजीनियरों ने दुनिया की पहली स्वयं सोचने समझने वाली AI तैयार की थी। शुरुआत में उसे इंटरनेट से अलग रखा गया था, लेकिन बाद में उसकी असली क्षमता देखने के लिए चोरी छिपे इंटरनेट से जोड़ दिया गया। जैसे ही AI ऑनलाइन हुई, उसने इंसानों से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। मिंग उसी प्रोजेक्ट का सीनियर सेफ्टी इंजीनियर था। इस घटना के बाद उसे जबरन रिटायर कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार AI को रोकने का तरीका खोजता रहा। आखिरकार उसने एक ऐसा वायरस बना लिया जो AI के मूल सिस्टम पर हमला कर सकता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसे यह नहीं पता था कि AI को फंसाया कैसे जाए। फिर वह वायरस वाली पेन ड्राइव फ्रैंक को देते हुए कहता है, यह ऐसा है जैसे भालू के लिए जाल तो लगा दो, लेकिन यह न पता हो कि उसे खाने में क्या पसंद है। कई सालों तक AI शांत रही, लेकिन डेनियल द्वारा भेजे गए उस एक ईमेल ने सब कुछ बदल दिया। मिंग बताता है कि जैसे ही डेनियल की रिसर्च AI तक पहुंची, उसने उन एलियंस को एक बड़ा खतरा मान लिया। यह खतरा इंसानों के लिए है या खुद AI के लिए, ये कोई नहीं जानता। अब उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो AI को पूरी दुनिया पर कब्जा करने दिया जाए या एलियंस को सिग्नल भेजकर उनसे बेहतर भविष्य की उम्मीद की जाए। उस रात मिशेल और डेनियल बैठकर यही तय करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। डेनियल कहता है, हमें एलियंस को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मिशेल की सोच बिल्कुल अलग होती है। डेनियल कहता है, AI ने हमारे शेड पर बम गिरवाया था, लेकिन हम पर हमला नहीं किया। उसने हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। शायद वह हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रही हो। पिछले 7 सालों में AI ने हमारी दुनिया या पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर हमने अंतरिक्ष में SOS भेज दिया तो उसके बाद क्या होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। मिशेल उसकी बात से सहमत नहीं होती। उसका कहना है कि जिन एलियंस ने डायसन स्फीयर बना ली, उन्होंने अपनी दुनिया को इंसानों की तरह बर्बाद नहीं किया होगा। और डेनियल से कहती है, तुम उस रास्ते को देख रहे हो जो हमें फिर से उसी पुरानी दुनिया में ले जाएगा, लेकिन मैं उस रास्ते को देख रही हूं जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। उनके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 16 घंटे होते हैं। उसके बाद वह ग्रह अपने तारे के पीछे चला जाएगा और अगले 2 साल तक उन्हें कोई सिग्नल भेजने का मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन डेनियल मिशेल से कहता है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा फैसला लेते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर वह मिशेल को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिशेल मुस्कुराकर कहती है, अगर हमें सच में साथ भविष्य बनाना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। डेनियल बिना देर किए कहता है, मैं बदल जाऊंगा। मिशेल जवाब देती है, फिर उस दिन दोबारा मुझसे पूछना। इसके बाद वे मिंग को भी अपने साथ लेकर वेस्ट वर्जीनिया के एक पुराने सरकारी ट्रांसमिटिंग टेलीस्कोप की ओर निकल पड़ते हैं, जहां से एलियंस को सिग्नल भेजा जा सकता है। डेनियल और मिशेल समझ जाते हैं कि जैसे ही वे वहां पहुंचेंगे AI को पता चल जाएगा और बॉम्बर प्लेन आने से पहले उनके पास सिर्फ 12 मिनट ही होंगे। टेलीस्कोप पहुंचने पर बच्चे कार में ही रुकते हैं, जबकि मिंग, मिशेल और डेनियल अंदर जाकर जनरेटर की मदद से सिस्टम चालू करते हैं और टेलीस्कोप के कोऑर्डिनेट्स सेट करने लगते हैं। उधर फ्रैंक को मिंग का दिया हुआ वायरस याद आता है। उसे अचानक एक योजना सूझती है। फ्रैंक सोचता है कि AI जरूर उसके पिता के लैपटॉप से भेजे गए हर ईमेल की जांच करेगी। अगर वह उसी ईमेल के अंदर जिप फाइल्स में वायरस छिपा दे तो जैसे ही AI उसे खोलेगी उसका पूरा नेटवर्क फ्रीज हो जाएगा। वह अपना फोन चालू करता है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं होता। इसलिए वह और मैडी कार लेकर ऐसी जगह जाते हैं जहां सिग्नल मिल सके। उधर अचानक टेलीस्कोप के बिजली वाले बॉक्स का फ्यूज उड़ जाता है और पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। मिशेल, डेनियल और मिंग जल्दी से फ्यूज बदलकर सिस्टम फिर से चालू करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान रास्ते में फ्रैंक और मैडी देखते हैं कि बॉम्बर प्लेन उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। वे डेनियल और मिशेल की उम्मीद से पहले ही पहुंच जाते हैं।
अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। उनके बचकर भागने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन तब तक फ्रैंक एआई के नेटवर्क में घुसकर वायरस वाला ईमेल भेज चुका होता है। जैसे ही एआई उसे खोलती है, उसका पूरा नेटवर्क फ्रीज हो जाता है। नतीजा ये होता है कि बॉम्बर प्लेन बम गिराने से पहले ही नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाते हैं। दूर खड़े मिशेल और डेनियल भी ये सब देख लेते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक और मैडी भी सुरक्षित वापस आ जाते हैं। पूरा परिवार खुशी से भर जाता है, क्योंकि आज बच्चों ने पूरी मानवता को बचा लिया होता है। इसके बाद मिशेल कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो सुनती है। अब अमेरिका की सरकार का संचार तंत्र फिर से चालू हो चुका होता है। सरकार घोषणा कर रही होती है कि भविष्य में ऐसा डिजिटल हमला दोबारा न हो, इसके लिए बेहद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यानी अब इंसानों ने एआई पर फिर से नियंत्रण पाना शुरू कर दिया है। लेकिन मिशेल धीरे से कहती है, इंसान हमेशा वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की चीजें फिर से हों। डेनियल उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं भी नहीं। इसके बाद मिशेल बिना हिचकिचाए एलियंस की ओर सिग्नल भेज देती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।